नीतीश कुमार के एक बार फिर से पलटने की खबर लगातार तेज होती जा रही है। इसी बीच बिहार बीजेपी के नेताओं को सबसे पहले आलाकमान द्वारा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा भारत के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा आधी रात में दिल्ली बुलाया जाता है। और इसके बाद तो अब बवाल हो गया है, जब बिहार के नेताओं को पहले दिल्ली बुलाया जाता है और उसके बाद दिल्ली से उन सबको हरियाणा ले जाया गया है। आखिर बीजेपी के मन में क्या चल रहा है? अमित शाह तो पहले ही यह कह चुके हैं कि बिहार का अगला सीएम नीतीश कुमार नहीं होंगे, लेकिन इसके बाद अब यह बवाल मच गया है कि आखिर अमित शाह के मन में क्या चल रहा है। क्या 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में सरकार गिर जाएगी? क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटने वाले हैं? और सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि अंबेडकर पर दिए गए बयान के बाद अमित शाह द्वारा जो बयान दिया गया, इससे नीतीश कुमार असहज महसूस कर रहे हैं। नीतीश कुमार एनडीए से निकलने का मन बना चुके हैं और नीतीश कुमार अभी शांत हैं। और नीतीश कुमार जब भी शांत होते हैं तो शांत होने के बाद जो तूफान आता है उससे आप सभी वाकिफ हैं। और हर बार की तरह क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से मकर संक्रांति के बाद यानी कि खरमास के बाद क्या पलटने वाले हैं? ये तमाम बातें इस 3 से 5 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव भारत। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर एक बार फिर से नीतीश कुमार के बारे में आ रही है, तेजस्वी यादव के बारे में आ रही है, अमित शाह, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा के बारे में आ रही है। और आपको बताते चले कि लगातार बीजेपी मैराथन बैठक कर रही है। सबसे पहले बिहार बीजेपी के नेताओं को आधी रात में बुलाया जाता है और आधी रात में दोनों डिप्टी सीएम भागे भागे प्लेन पकड़ते हैं और प्लेन दिल्ली लैंड करती है। जिसके बाद दिल्ली में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के आवास पर बीजेपी नेताओं की बड़ी बैठक होती है। और इस बैठक के बाद अमित शाह के आवास पर भी बड़ी बैठक का आयोजन होता है। और इसके बाद तो बवाल मच गया है कि बिहार बीजेपी के नेताओं को पहले दिल्ली बुलाया गया और उसके बाद हरियाणा में मीटिंग हो रही है। वहीं नीतीश कुमार शांत चल रहे हैं, प्रगति यात्रा पर निकलने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन बताया जा रहा कि अमित शाह ने जिस प्रकार से अंबेडकर पर बयान दिया है उससे नीतीश कुमार को यह डर सता रहा है कि उन्हें वोट बैंक का काफी नुकसान हो सकता है। वह काफी असहज महसूस कर रहे हैं। 3 दिनों से तो नीतीश कुमार मीडिया के सामने ही नहीं आ रहे हैं और आज का चौथा दिन है। वहीं बताया जा रहा कि नीतीश कुमार अब वहां से निकलने की फिराक में है, एनडीए छोड़ने की फिराक में है और एक बार फिर से बिहार में सरकार बदल सकती है। वहीं आपको बताते चले कि जब इस पर बीजेपी नेताओं से सवाल किया जा रहा है तो वह घुमा फिरा कर जवाब दे रहे हैं। हालांकि सम्राट चौधरी ने क्या कहा है हम वो भी आपको आगे सुनाएंगे। लेकिन एक खबर और आ रही है कि दरअसल बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के बारे में तेजस्वी यादव ने यह कह दिया कि इनमें कोई भी क्वालिटी नहीं है डिप्टी सीएम बनने की, यह किस्मत की वजह से बन गए हैं, यह बीजेपी के अमित शाह के दया की वजह से सीएम बन गए हैं। और इसके बाद आखिर विजय कुमार सिन्हा ने क्या बयान दिया है, आप सबसे पहले उनका बयान सुनिए। और जिस दिन आर्थिक सर्वे का रिपोर्ट आया था 94 लाख परिवार की आमदनी 6000 से कम थी, 34% बिहार की आबादी, हमने खुल करके सदन में कहा था कि ये 94 लाख परिवार को आप नौकरी में, आप रोजगार में अवसर दीजिए, स्वरोजगार में इनको वित्तीय फाइनेंस करिए। एक शब्द नहीं बोला, माइक तक बंद करवाया था। लेकिन आज सत्ता से बाहर जाते हैं घड़ियाली आंसू बहाकर ये ढोंगी लोग आज उन गरीबों के बारे में चर्चा करते हैं। धिक्कार है इसी मानसिकता को। आज भी वो दिन याद होगा कि सत्ता में 94 लाख परिवार जो 6000 से कम आमदनी का है, जब उप मुख्यमंत्री थे, सत्ता में बैठे थे, क्यों मुंह से आवाज नहीं निकली थी? आज वह परिवार के लोग जो गरीब है उसको ईमानदारी से यही लोग थे जो कहते थे जो पिएगा सो मरेगा। आज नेता प्रतिपक्ष के रूप में विजय सिन्हा उस समय कहा था कि नहीं, सरकार की जिम्मेवारी है 4 लाख रुपया मुआवजा मिले। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 4 लाख मुआवजा का ऐलान किया था।
उस समय तेजस्वी यादव के मुंह से आवाज भी नहीं निकलती थी। ये कभी गरीबों का हितैषी नहीं है। सोने के चम्मच लेकर जन्म लेने वाला, चार्टर्ड विमान पर बर्थडे मनाने वाला ये व्यक्ति सत्ता तक पहुंचने के लिए हर वादा करेगा, हर समझौता करेगा, लेकिन बिहारी का सम्मान नहीं बढ़ाएगा, बिहारी का उत्थान नहीं करेगा, बिहारी को लोग बरगलाने का और उत्तेजना फैलाकर लड़ाने का सिर्फ काम करेगा। पूर्वांचली को लेके उन्होंने बोला, अरविंद केजरीवाल ने बोला कि किस तरह से नड्डा जी ने अपना अपमान किया पूर्वांचली को। ये बोला कि वो इमिग्रेंट्स हैं बांग्लादेशी और रोहिंग्यास की तरह। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, श्रीमान केजरीवाल देश की राजनीति के वो फ्रॉडिज्म की माहौल को खड़ा करने वाले नेता हैं जो अपने गुरु को भी ठगा, अपने दिल्ली के जनता को भी, और जिस दिल्ली की जनता में पूर्वांचली उनको मुख्यमंत्री के सत्ता तक पहुंचाया उनको भी भड़माने का, ठगने का काम किया। यही व्यक्ति है ना, कोरोना काल में बस में लाद लाद कर करके सीमा पर जाके छोड़ दिया यूपी और बिहार के लोगों को कि दिल्ली से बाहर करो। यही व्यक्ति है जो बीमारी कह करके पूर्वांचलियों का अपमान किया था। और ये व्यक्ति पूरे देश का अपमान करता है। राजनीति में एक फ्रॉडिज्म की राजनीति का शुरुआत अगर जो कोई किया है तो वो केजरीवाल जैसा लोग, जो जनता की गाढ़ी कमाई लूटकर और मुफ्तखोरी का भाषा में लोगों को बरगलाता है। और इसी राह पर अब एक पैटर्न बना लिया है बहुत सारे लोग मुफ्तखोरी का। और ये मानसिकता कतई उचित नहीं है। नड्डा साहब तो बिहार के धरती पर के बिहारी बेटा के रूप में बिहारी के सम्मान के लिए हमेशा काम किए हैं। और नड्डा साहब को आज भी बिहार की जनता अपना बेटा मानता है, अपना घर का लड़का मानता है, और हमेशा बिहार के सम्मान के लिए वो खड़े रहते हैं। लेकिन केजरीवाल जी जैसे धूर्त लोग बिहारी वोटर को लुभाने के लिए, पूर्वांचल वोटर को लुभाने के लिए इस तरह का वक्तव्य देकर ये इंडी गठबंधन का हिडन एजेंडा है कि लोगों को बरगला। आपने विजय सिन्हा का बयान सुन लिया होगा। अब आपको हम बिहार बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सह बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान सुनाने वाले हैं। अब आप सम्राट चौधरी का ये बयान सुनिए। पहले इस पर कोई सवाल हो तो विनीत झा। नहीं नहीं, एकदम ये समझिए कि दिल्ली में इनकी सरकार है, इनकी संस्थानें काम कर रही है, लेकिन जो बांग्लादेशी हैं और रोहिंग्या हैं, इस देश में कानून भी आदरणीय अमित शाह जी ने लाया है सीएए के माध्यम से। जो लोग ऐसे लोग हैं उस जगह उस प्लेटफॉर्म पर यूज करें। लेकिन जो बिहार और पूर्वांचल के लोग हैं, उत्तर प्रदेश के लोग हैं, जो लोग यहाँ रह रहे हैं, जिन्होंने अपना नाम वोटर लिस्ट में जोड़ने का काम किया है, उनको कहा कोई दिक्कत नहीं। एक मुद्दा और है कि दिल्ली में सरकार आम आदमी पार्टी उठा रही है, पिछले कुछ दिनों से अरविंद केजरीवाल का फोकस उसी के ऊपर है। वो ये कह रहे हैं कि अम्बेडकर का जिस प्रकार से अपमान किया था उसका हम बदला ले रहे हैं। स्कॉलरशिप की उन्होंने एक बात की कि जो बच्चे जिनका सिलेक्शन फॉरेन यूनिवर्सिटीज में हो जाता है उनको बाहर पढ़ने भेजेंगे। बीजेपी की तरफ से डेटा आया है कि ये स्कीम पहले से ही थी दिल्ली में और काफी कम बच्चों को इस योजना के तहत, स्कॉलरशिप के तहत स्कॉलरशिप मिली है। तो एक बड़ा मुद्दा अम्बेडकर रिसर्च का दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी बना रही है। देखिए, आम आदमी पार्टी को तो पहले ये बताना चाहिए ना, जिस इंडी गठबंधन में है वो कांग्रेस पार्टी आजादी के बाद सभी, जब भी संविधान में संशोधन करके दलितों के सम्मान को बढ़ाने का काम किया गया, पिछड़ों के सम्मान को बढ़ाने किया गया, उच्च समाज में जो गरीब वर्ग है उनको आरक्षण देने का काम किया, सब बार विरोध करती रही। इसलिए इस देश में केजरीवाल साहब को पहले यह बताना चाहिए कि जो 12 साल से लगातार एक पार्टी की सरकार दिल्ली में सरकार है, और आप यदि नहीं कर रहे थे तो किसका इंतजार कर रहे थे? 12 साल तक आप इंतजार करते रहे कि हम नए रूप में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर स्कॉलरशिप देंगे, तो ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। इसको तो पहले शुरू करना चाहिए था। और ये आज देश में गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को पढ़ने का पूरा अधिकार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं। ये कोई नई योजना नहीं है। इसलिए ये पूर्ण रूप से कंफ्यूजन करने वाला व्यक्ति है। इस देश में पूरी तरह कंफ्यूज लोगों का जमावट है। और साथ ही साथ मैं तो यही पूछना भी चाहता हूं आपके माध्यम से, रोहिंग्या हो, बांग्लादेशी हो, इसके लिए केजरीवाल जी को दर्द क्यों हो रहा है? ये लगातार इनको इसी का दर्द होता है। जो भारत तोड़ने वाले लोग हैं उनसे ही लोगों की ज्यादा दोस्ती होती है। यह सबसे बड़ा चिंता का विषय। नहीं नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। एनडीए आज भी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में काम कर रहा है।
देश में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम कर, और आगे भी दोनों नेता के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ते रहेंगे। धन्यवाद। देखिए 2020 में हम लोगों ने घोषणा करके चुनाव लड़ा और आज तक मुख्यमंत्री हमने नीतीश कुमार जी को ही माना है। आगे भी नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे। देखिए जहां तक लालू परिवार का बात है, लालू परिवार को 15 साल का हिसाब देना चाहिए। लालू प्रसाद जी ने 15 साल तक बिहार को लूटने का काम किया, बिहार के गरीबों के मुंह से निवाला छीनने का काम किया, गरीब जानवरों का निवाला छीनने का काम किया। इसलिए लालू प्रसाद जी के परिवार को पहले जवाब देना चाहिए कि उनका पूरा परिवार भ्रष्टाचार में क्यों लिप्त है, चाहे वो स्वयं हो, उनकी पत्नी हो, उनके बेटे हो, उनकी बेटियां हो, सभी लोग भ्रष्टाचार में लिप्त है, इसका जवाब देना चाहिए। देखिए ये मानसिक रूप से जो बीमार लोग होते हैं उसी तरह का बयान देते हैं। देखिए उनको याद नहीं है, बच्चे हैं, उनके आदरणीय पिताजी जब मुख्यमंत्री थे बिहार में और उनकी माताजी मुख्यमंत्री थे तो बीपीएससी का चेयरमैन को अरेस्ट करके जेल भेजा जाता था। आज की स्थिति में कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। एक सेंटर पर कुछ इश्यूज आए हैं, वो जो टेक्निकल इश्यूज हैं, इसलिए एक सेंटर को रद्द करने का काम किया गया। और मैं चैलेंज भी करता हूं किसी भी व्यक्ति को, कोई व्यक्ति, मैं मंगलवार को जनता दरबार लगाता हूं, एक प्रमाण लेकर आइए, 2 मिनट में सरकार यह निर्णय लेगी कि परीक्षा को रद्द करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और कोई भी प्रश्न पत्र लीक होता है तो कार्रवाई की जाती है, लेकिन अभी तक जो पूरे जांच प्रक्रिया की गई है उसमें कहीं भी प्रश्न पत्र लीक का मामला नहीं आया। ये उनका व्यक्तिगत बयान है, पार्टी इस पर अभी विचार नहीं करती है। नहीं, हम संगठन पर्व हमारा चल रहा है, संगठन पर्व में हमारी तैयारी करनी है, मंडल अध्यक्ष, हमारे बूथ के काम चल रहे हैं उसकी समीक्षा, और साथ ही साथ हम कैसे आगे जिला अध्यक्ष, प्रदेश कमेटी, सारी चीजों पे चर्चा होती है। ये संगठन पर्व का बैठक है, कोई चुनावी वर्ष का नहीं है। देखिए कांग्रेस पार्टी को दिल में दर्द है और इसका इतिहास भी है। जितनी भी सरकारें उन्होंने बनाई कांग्रेस छोड़कर, किसी को 1 साल पार नहीं करने दिया, चाहे वो चंद्रशेखर जी की सरकार हो, चाहे वो चौधरी चरण सिंह जी की सरकार हो, सबकी सरकारों को गिराने का काम कांग्रेस इसी के लिए करती है। यूनाइटेड फ्रंट की सरकार हो, क्योंकि उनको ये दर्द है कि कोई दूसरा व्यक्ति सत्ता में नहीं बैठे, हम ही बैठेंगे। और आप देखिए आजादी के 75 वर्षों के बाद जिस पार्टी ने 55 साल तक सत्ता भोगा हो, वो प्रश्न पूछ रही है, यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। नहीं, मैंने कहा कि ये मानसिक रूप से बीमार हैं, और मानसिक रूप से इसलिए भी बीमार हैं क्योंकि उनको लगता है कि कांग्रेस छोड़कर इस देश में कोई सत्ता में बैठ ही नहीं सकता। आपने सम्राट चौधरी का बयान सुन लिया होगा। अब आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारेंगे, क्या बिहार में बीजेपी को अकेले अपने दम पर क्या चुनाव लड़ना चाहिए, और क्या बिहार में बीजेपी अगर अपने दम पर चुनाव लड़ती है तो क्या सत्ता में आ सकती है। आप जो भी सोचते हैं, जैसा भी सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।